डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले लेट्स फाइंड आउट द प्रीवियस टॉपिक्स दैट वी डिस्कस्ड। लास्ट स्टडी टॉपिक्स में हमने प्रेजेंट वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये फाइंड आउट किया ए डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन ए डॉलर टुमारो। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो हमारी जेब के अंदर पैसा है, रुपीस की सूरत में या डॉलर की सूरत में या किसी और करेंसी की सूरत में, उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयरिंग कि जो हमें आगे आने वाले वक्तों के अंदर अमाउंट रिसीव होगी। देन वी डिस्कस द नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि डिफरेंस है उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो का और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। देन वी डिस्कस द एनपीवी रूल which says they accept the project that makes a net contribution to the value, and then we jump on the rate of return rule which says the rate of return must be greater than the opportunity cost of capital. तो dear students, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और हम उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो हम किसी रियल एस्टेट एडवाइज़र के पास जाएंगे और उसे कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि व्हाई नॉट ही हेल्प अस आउट इन सेलिंग दैट प्रॉपर्टी ऑफ आउट इनटू द मार्केट। अब वो जो आपका अप्रेजर है, रियल एस्टेट एडवाइज़र है, उसके पास सिंपलेस्ट तरीका क्या है, द वे टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो उसी एक्टिव मार्केट के अंदर जो रियल एस्टेट मार्केट है अपनी वैल्यूएशन करेगा और कोई सिमिलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जैसे भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं डिक्रीज होती हैं उसके अगेंस्ट एस्टिमेशन लगाएगा। दिस टोटली बेस्ड अपॉन द एस्टिमेशन, और वो फिर हमें आकर उसकी वर्थ बता देगा। लेट्स से वो कहता है कि $2.5 लाख है उसकी प्राइस, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस, उसकी वर्थ $2.5 लाख है। अब बज़ाहिर तो ये बड़ा सिंपल वे लग रहा है, लेकिन जो थ्योरी ऑफ वैल्यू है, जैसे हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो आपको कुछ चैलेंजेस, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस का आंसर देने में मदद देती है। मिसाल के तौर पे आप उससे ये पूछ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सेल आउट करने का कहा था, तो उसकी प्राइस उस मार्केट में कैसे पहुंची, कैसे एग्जिस्ट की। और दूसरा कि आप जो इसकी प्राइस बता रहे हैं प्रॉपर्टी की $2.5 लाख, तो क्या ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है इससे ज़्यादा नहीं है, या हो सकती है, या इससे कम भी तो हो सकती है। तो इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं दैट इज टोटली क्रिटिकल टू आंसर। एंड जस्ट इमेजिन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ पे जो कॉर्पोरेशंस हैं वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए, they only got the option to invest in the real assets। और इसी सिचुएशन के अंदर थिंक अबाउट कि जो एक फाइनेंशियल मैनेजर है उसको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। और फिर हमने ये देखा कि जो थ्योरी ऑफ वैल्यू है वो कैसे आपको दो सिंपलेस्ट रूल पेश करती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हाउ यू कैन एक्चुअली वैल्यू योर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
और वो जो रूल उन्होंने डिस्कस किए जो हमें पता चले, दैट इज एनपीवी रूल एंड रेट ऑफ रिटर्न। हम इसी सिचुएशन को, इसी सिनेरियो को अपने आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते हैं, देखते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हाउ वी गोइंग टू आइडेंटिफाई इट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट to identify, and then we move on and discuss about the investment and the consumption processes, and then the managers and the interest of shareholders. तो आए वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। First one is opportunity cost of capital. And what it says, the opportunity cost of capital is such an important concept, and the theory of valuation endorses that rate of return of the project must always be greater to the rate of return of an alternative opportunity. इस दो पॉइंट्स के अंदर हमें ये पता लग रहा है, ये पता चल रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एक इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के अंदर, और स्पेसिफिकली जो आपके कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, जिसमें आपने फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने हैं, उसमें ये बड़ा क्रिटिकल रोल है। एंड द थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन इंडोर्सेस दैट कि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एक्चुअली ये वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी है जिसको आप फॉरगो करते हैं, छोड़ते हैं, और किसी और इन्वेस्टमेंट को आप तरजीह देते हैं। एंड दिस अल्टरनेटिव रेट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स का जो रिस्क फैक्टर है वो सिमिलर होता है। और बाय सेइंग द रिस्क फैक्टर, they got a similar risk factor, that means you are basically rejecting the one project, one investment plan and preferring the other one. और ये कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है, आइए देखते हैं। Dear students, let's assume and let's see the example. It starts from, you may invest $100,000 today. Depending on the state of the economy, you may get one of three possible cash payoffs. और नीचे ये आपको payoffs given है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है दैट इज $100,000, और उन्होंने बताया कि ये जो आपकी कॉस्ट है $100,000 जो इन्वेस्टमेंट की है, ये चेंज होगी इन ए कमिंग पीरियड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कि कब आपकी इकोनॉमी क्लमजी हो जाती है या रिसेशन का शिकार हो जाती है, और जब ये नॉर्मल रहेगी तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, कितना आपको इसका पे ऑफ मिलेगा, और जब ये बूम की तरफ चली जाएगी, जब इसमें इंक्रीज होगा हर एस्पेक्ट से, तो उस वक्त आपका पे ऑफ कैसे चेंज होता है। और ये आपको वैल्यूज गिवन है। तो इन्होंने बताया कि इफ द इकॉनमी इज स्लम्प, यानी कि उसकी सिचुएशन गिर जाती है, रिसेशन का स्टार्ट हो जाती है, डिक्लाइनिंग कंडीशन होती है, तो आपका जो पे ऑफ है, जो आपको एक साल के बाद जो एक प्रॉमिस अमाउंट हम इधर रिज्यूम कर रहे हैं जो मिलेगी बाय इन्वेस्टिंग $100,000, दैट इज $80,000। जब नॉर्मल रहेगी
इस इकॉनमी को किसी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं है, इस पे कोई फैक्टर्स इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आपको पे ऑफ कितना मिलना है, वो आपको अमाउंट गिवन है $110,000। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज होगा, बूम होगा, सिचुएशन प्रॉस्पेरिटी होगी, every single corporation in the world is getting their share. Investors are happy, lenders are happy, creditors are happy. Every participant who is working in the financial markets, they are happy. उसमें क्या सिचुएशन है कि जी आपके जो पे ऑफ है दैट बिकम्स $140,000 और नीचे हमें दिया गया कि जी एक्सपेक्टेड पे ऑफ विल बिकम्स by taking the average of all these three possibilities, that becomes $110,000। जब हम इनका एवरेज लेंगे, जब इनको अगर आपने एक फिगर लेनी है and you want to get the C1, which one is your C1, you take the simple average of it, ताकि इस एवरेज जो फिगर है $110,000 उसमें तमाम possibilities का effect आ जाए। So you simply take the help out of the mathematics and the statistics in which they give you, why not you take the weighted average of all the three possibilities. So इसके अंदर आपके पास $110,000 अमाउंट आ रही है। But what's the right discount rate? हमने ये देखा कि आपके पास जो भी एक प्रॉमिस अमाउंट आई, अब आपने इसकी एक्चुअल वर्थ फाइंड आउट करनी है, जो कि आपको थ्योरी ऑफ वैल्यू हेल्प आउट करती है। एंड इट सेज व्हाई नॉट यू टेक द डिस्काउंटेड, टेक दिस वैल्यू एंड डिस्काउंटेड। सो इधर जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, जो कि किसी भी मैनेजर जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हैंडल कर रहा है या एक इंडिविजुअल है जिसने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर चलना है और उसने डिसाइड करना है कि विच इन्वेस्टमेंट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, तो हमें पता चलता है कि वो हेल्प आउट जब लेगा तो ही नीड्स टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट एंड राइट डिस्काउंट रेट। इस सिलसिले में आप क्या करेंगे, यू सर्च फॉर द कॉमन स्टॉक विद द सेम रिस्क एज द इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इस सिंपल वर्ल्ड के अंदर, इस इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के अंदर जितनी चीज़ें सिंपल लगनी उतनी होती नहीं। एंड फॉर दैट रीज़न यू गॉट टू टेक आउट हेल्प फ्रॉम द theory of value, which says you got to try to find out an alternative option comparing to your actual investment option, right? तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या किया कि आपके पास एक कैपिटल मार्केट है, you got the capital financial market where you can easily find out that stock which has a similar risk factor, similar risk comparing to your investment, and then the rate of return getting out from that stock you can easily generate the results by discounting your actual investment of $110,000 from that rate. इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि let's assume stock X turns out to be the perfect match, and that says X price next year give a normal economy is forecasted at $110. The stock price will be higher in the boom and lower in the slump, but to the same degree as your investment. जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसी सेम डिग्री के वो चेंज हो रहा है कि जब स्लम्प आएगा तो दैट बिकम $80, जब बूम आएगा तो $140. एंड रिमेंबर दिस इज पर शेयर प्राइस ऑफ दैट एक्स स्टॉक। और इसके अंदर उसके स्टैटिस्टिक्स बताया गिवन है, डाटा गिवन है आपको टेबल के फॉर्म के अंदर, जिसमें बताया गया द स्टॉक इज ट्रेडिंग फॉर $95.65. Depending on the state of the economy, the value of the stock at the end of the year is one of the three possibilities. और उन्होंने जो हमने अभी पहले डिस्कस किया
आपकी पॉसिबिलिटीज गिवन है स्टॉक प्राइस की, जिसमें स्लम, नॉर्मल और बूम जो कि सेम मैग्नीट्यूड, सेम ट्रेंड के मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ उसकी प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है। तो अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशंस। और इधर ये इसकी कैलकुलेशंस के अंदर इट्स गिवन द स्टॉक एक्सपेक्टेड पे ऑफ लीड्स टू एन एक्सपेक्टेड रिटर्न, और जो हमने इसकी पे ऑफ्स फाइंड आउट की थी with respect to a different state of the economy by taking the average of it, that becomes $110। और जब हम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमें एक वो रेट देगा जो कि अल्टरनेटिव ऑप्शन या अपॉर्चुनिटीज पे होगा, एंड दैट बिकम्स आवर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। इसमें हमने देखा this is basically your C1. We take the difference from this figure, which is the share price at time 0, और जब उसी पे डिवाइड करेंगे, जिसको हम C0 भी कह सकते हैं, this can also be a C0, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा परसेंटेज के अंदर बाय मल्टीप्लाई विद 100, दैट बिकम्स 15%, जो कि हमारा डिस्काउंट रेट होगा। तो हमने इस डिस्काउंट रेट से जो हमने फाइंड किया, जो एक्चुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट स्टॉक था, तो क्या हो सकता है कि जो हमारे पास अमाउंट है, लेट्स सपोज $110,000, तो जो इन्वेस्टर है वो जाकर ये स्टॉक भी परचेज कर सकता है बाय सेइंग इफ यू बाय 1000 नंबर ऑफ स्टॉक्स, 1000 शेयर्स एंड पर प्राइस $110, तो हम ये जो हमारे पास पे ऑफ है 110,000 बाय इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। इट इज देयरफॉर आल्सो द सम दैट इन्वेस्टर वुड बी प्रिपेयर टू पे यू फॉर योर प्रोजेक्ट, और यही जो इन्वेस्टर है आपको ये दे सकता है अमाउंट, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकें, इस प्रोजेक्ट को अगली स्टेजेस के ऊपर लेकर जा सकें। So this is our perfect match. This stock is a perfect match to our investment. और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट बिकम्स 15%, और उसकी इस कैलकुलेशन के गिवन है, जिसमें हमें ये बताया गया कि दिस इज बेसिकली एक्चुअल पे ऑफ, और जब इस अमाउंट को हमने डिस्काउंट किया जो कि 15% था, हमारे पास जो अमाउंट आई दैट बिकम्स $95,650। जैसे हमें एनपीवी का रूल पता है कि वी गोइंग टू फाइंड आउट इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज फिजिबल एनफ टू गो अलॉन्ग विद इट और नॉट, और उसके सिलसिले में हम एनपीवी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ टू कैलकुलेट एनपीवी वैल्यू, हमें पता है, हमें अंदाजा है कि जो एनपीवी है दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रेजेंट वैल्यू, जो कि ऑब्वियसली डिस्काउंटेड वैल्यू थी, टू दैट अमाउंट जो कि आपके पास C0 है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। सो जो रिजल्टेड अमाउंट है दैट इज इन नेगेटिव। तो हमें पता है कि जो एनपीवी का रूल है दैट टेल्स अस
you can only take the investment if the NPV is positive, और सिलसिले में जब ये नेगेटिव आएगा तो दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ $4,350 less than in cost, so it is not worth undertaking. इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि दिस इज बेसिकली द वर्थ ऑफ द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट and the cost, whatever the cost you incurred, that is greater comparing to the actual resulted amount, actual worth of the project. And obviously we cannot take the project. It will incur a decrease in the net value. Alternatively, हमें पता है कि जी कंपेयरिंग द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट रिटर्न विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू कैन कंपेयर इट, और इसमें हमें बताया गया है कि दिस अमाउंट विच इज बेसिकली द पे ऑफ C1 एंड दैट इज एक्चुअली द C0, और हमने जब इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड किया तो दैट इज एग्जैक्टली द 10%, और हमें याद है कि जो रेट ऑफ डिस्काउंटेड रेट था एक्चुअली, वो डिस्काउंटेड रेट 15% आया। किस पे? जो स्टॉक एक्स का था, विच बिकम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर आवर प्रोजेक्ट, और हमारे प्रोजेक्ट का जब हमने वैल्यू किया तो 10% इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, विच इज बेसिकली लेस। और जो हमें रूल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न है वो ये बात बताता है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है मस्ट बी ग्रेटर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पे ये लेस है, ग्रेटर नहीं है, सो द प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थवाइल। सो द डिस्काउंट रेट इक्वल्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक सवाल ये भी आता है कि जो डिस्काउंट रेट है डज इट इक्वल्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग इन द बेस्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। हमने ये अभी फाइंड आउट किया, हमने इस बात को देखा कि जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहां पे आपके पास इन्वेस्टमेंट है कुछ करने के लिए, और प्रीवियस एग्जांपल के अंदर $110,000 थे, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमें पे ऑफ एक अरसे के बाद जो अमाउंट मिलनी है उसकी जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है इन टुडेज टर्म वो क्या है। तो इस फ्यूचर कैश फ्लो की जब टुडेज वैल्यू, जो आज की वैल्यू है, वो जब हमने फाइंड आउट करने के लिए गए तो हमारे पास रूल ऑफ लॉ है जिसके अंदर वी ट्राई टू फाइंड आउट ए सिमिलर स्टॉक विद इक्वल रिस्क फैक्टर। और इसमें हमने अज्यूम किया कि जब हमने कैपिटल मार्केट की तरफ देखा तो एक स्टॉक एक्स है जिसका रिस्क फैक्टर सेम है रिलेटेड टू आवर इन्वेस्टमेंट। तो जब हमने उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट किया, सो दैट बिकम्स एक्चुअल डिस्काउंट रेट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये वो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी है जो हम छोड़ रहे हैं अगेंस्ट आवर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्लान। तो थ्योरी ऑफ फाइनेंस, थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन, ये आपको इस रूल के तहत जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो इस बात का तासुर दे रही है, इंडिकेट कर रही है कि यही आपकी एक्चुअल डिस्काउंट रेट भी बन जाएगा, एंड दिस रेट विल नॉट बी रियलाइज्ड इफ द इन्वेस्टमेंट अंडर कंसिडरेशन इज अंडरटेकन। और ऑब्वियसली जब तक आप उस इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं चलते, जब उस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते, इस डिस्काउंट रेट का, इस रेट का कोई फायदा नहीं।
इसको आप अपनी कैलकुलेशंस के अंदर कंसीडर भी नहीं करते। एंड दस द टू इन्वेस्टमेंट मस्ट अर्न एट लीस्ट द सेम रिटर्न एंड दिस रिटर्न रेट इज डिस्काउंट रेट यूज्ड इन द नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। और यही उसके अंदर बताया गया कि ये जो आपका डिस्काउंट रेट है यही आपकी वैल्यूइंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए डिस्काउंट फैक्टर के तौर पे यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये तासर ले रही है, इस चीज़ पे डिपेंडेड है, उसका इन्हिसार इस चीज़ पे है कि आप दूसरी जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है उसको कंसीडर नहीं कर रहे। और ऑब्वियसली हमें पता है जब आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट इन ऑल ऑप्शन बिकॉज ऑफ द लिमिटेड ऑफ द रिसोर्सेज, जिसको आमतौर पे कैपिटल रेशनिंग भी कहते हैं। नाउ द सोर्स ऑफ कंफ्यूजन, व्हाट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है। इसमें एक एग्जांपल गिवन है, आए वो रीड आउट करते हैं। Bank A will lend you the $100,000 that you need for the project at 8%. Does that mean that the cost of the capital for the project is 8% or does not? तो बेसिकली इधर एग्जाम्पल ये जो आपको गिवन है इसमें आपको ये बताया गया कि दिस अमाउंट $100,000 जो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है और बैंक जो है आपको जो रेट ऑफर कर रहा है दैट रेट इज 8% टू फाइनेंस योर इन्वेस्टमेंट। तो हमें ये वो बता रहा है कि आया कि ये जो 8% है, does this becomes the cost of capital or does not? तो हम जब आंसर की तरफ आते हैं तो इट सेज डजंट और कुछ आपको पॉसिबिलिटीज दे रहा है। नंबर 1 जो इंडिकेट कर रहा है द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन हैज नथिंग टू डू विद द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द सेकंड वन whether you take the loan or not you still face the choice between the projects। क्योंकि इसमें इस चीज़ का आपको बताया जा रहा है कि जो बैंक्स हैं जो हाई स्ट्रीट्स के अंदर है, जो आपकी कैपिटल मार्केट का एक बड़ा सॉलिड डिवीज़न है, पार्टिसिपेंट्स हैं, जब वो ऑप्शंस देखता है, अपॉर्चुनिटीज़ देखता है कि कोई भी कंपनी, कॉर्पोरेशन और एनी इंडिविजुअल हु इज बेसिकली एक्टिवली इनटू द बिजनेस और वो कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए फंड्स की तलाश में है तो उसको ऑफर कर देता है। और इधर जो ऑफर उसको प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी $100,000 उस पे वो ऑफर कर रहा है 8%। तो क्या यही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो आप लोन ले रहे हो जो एक बारोड अमाउंट है उसका इंटरेस्ट फैक्टर डिफरेंट है जो कि आपने एक बैंक को देना ही देना है, जो आपकी ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम इसी को कंसिडर करते हैं एक फर्म या कॉर्पोरेशन के पर्सपेक्टिव से, दैट इज योर फर्म्स डेट जो आपकी ऑब्लिगेशन है और ये आपने फिक्स अमाउंट वापस पैसे बैंक को देने होते हैं इररिस्पेक्टिव कि आपके प्रोजेक्ट का रिस्क फैक्टर क्या है। तो अगर प्रोजेक्ट का रिस्क फैक्टर जैसे हमने फाइंड आउट किया विद द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो कि 15% थी, तो हम प्रोजेक्ट को अगर ये पैसा ले भी लेंगे तो इसको डिस्काउंट करेंगे और 8% इसके अलावा है। सो इट बेसिकली a very wrong decision and very wrong understanding by saying कि जो 8% बैंक आपको दे रहा है लोन की सूरत के अंदर जो एक borrowed अमाउंट है, आपके प्रोजेक्ट अभी यही डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा।
और सेकंड जो उन्होंने बताया कि यही कि जी आपने जो रिस्क फैक्टर है प्रोजेक्ट्स के, यही जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोजेक्ट्स के दरमियान वो तो आपने चॉइसेस जो है वो फेस करनी है, एंड दैट चॉइस इज बेसिकली योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आइए एक केस देखते हैं। लेट्स अज्यूम द इन्वेस्टर इज नॉर्मन और इसको स्टडी करते हैं। नॉर्मन गैरीमेंडर हैज जस्ट रिसीव्ड ए $2 million Bankist. How should he invest it? There are 4 immediate alternatives. Which of these investments have positive NPVs and which would you advise Norman to take? Let's have a look at each of them. तो इधर जो हमें पता चला कि एक नॉर्मन गैरीमेंडर इज ए इन्वेस्टर जिसके पास कैश इन हैंड $2 million है और वो आपकी मदद चाहता है। यू नीड टू हेल्प हिम आउट इन ऑर्डर टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट। और इसमें हम आगे जाकर देखेंगे कि 4 इमीडिएट अल्टरनेटिव्स उसके सामने है और बेसिकली वो आपके ही सामने है और आप उसको क्या एडवाइस करेंगे बाय गिविंग द आंसर टू दीज 2 क्वेश्चंस एट द बॉटम कि इन इन्वेस्टमेंट में जो पॉजिटिव एनपीवी है वो किसकी है एंड आप उसको नॉर्मन को क्या एडवाइस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अल्टरनेटिव ए, इन्वेस्टमेंट इज 1 year US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्डिंग 5%। तो इधर जो आपका ऑल्टरनेटिव 1 था वो बेसिकली US गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो कि नॉर्मन को पता है, जो आपको भी पता है कि दैट इज बेसिकली द गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसका इंटरेस्ट रेट जो आपको देगा दैट इज बेसिकली द 5% गिवन हियर। तो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द एक्चुअल C1 आउट ऑफ इट। इधर जो आपके पास $2 million अमाउंट है दैट इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जब हम 5% फाइंड आउट करते हैं तो दैट बिकम्स 2.1 million। तो एक्चुअली दिस अमाउंट सेज कि that 2 million going to multiply with 1 plus 5% and that basically gives you the end result of 2.1 million। अब हमारे पास हमने देखा कि जो पे ऑफ एक्चुअली है that is 2.1 million और जैसे हमें क्राइटेरिया पता है कि यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यूएट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो उसके लिए आपने इस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेकंड स्टेप इज डिस्काउंटिंग द एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट द एक्सपेक्टेड रिटर्न लीड्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली हमें पता है इसका जो अमाउंट जो हमें मिली है उसको अगर हम डिस्काउंट करेंगे, जो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की पता चल जाएगी। तो इधर जो इन्होंने ये कैलकुलेशंस दी हैं उसको जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो 5% है जो गिवन है यहाँ पे दैट इज एक्चुअली द 5% yield of that government security, it actually your discount factor, because obviously every single investor or the shareholder had the a fair access to the capital market, capital financial market. तो उधर ही जो आपका जो यील्ड होगी इसकी दैट बिकम्स योर डिस्काउंट फैक्टर, और जब हम उसको डिस्काउंट करते हैं तो हमारे पास
ये अमाउंट आती है प्रेजेंट वैल्यू विच इज $2 मिलियन। स्टेप 3 में हमें पता है कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। दैट इज एक्चुअली योर पीवी प्रेजेंट वैल्यू एंड दैट इज बेसिकली योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो कि आपको C0 है एंड दैट विल जनरेट a $0 result, and by saying it has not contributed to the net value. So you simply say कि ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर नॉर्मन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो इसके पास जो रिजल्टेड अमाउंट है, जो इसके पास एनपीवी की रिजल्टेड अमाउंट है, दैट इज नील, $0, विच मीन्स इस इन्वेस्टमेंट का उसकी वेल्थ पे कोई असर नहीं, राइट। लेट्स गो टू द सेकंड अल्टरनेटिव विच इज अल्टरनेटिव बी, और इसको स्टडी करते हैं। इट सेज ए लोन टू नॉर्मन्स नेफ्यू Gerald, who has 4 years aspired to open a big Cajun restaurant in Duluth. Gerald had arranged a 1-year bank loan for $900,000 at 10%, but asked for the loan from Norman at 7%. तो इधर हम देखते हैं कि जी नॉर्मन का जो नेफ्यू है, जो कि गैरल्ड है, वो कोई रेस्टोरेंट चेन खोलना चाह रहा है कैजन के नाम से, और जो गैरल्ड है वो अरेंजमेंट करता है बैंक लोन की, और जो उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टेड अमाउंट दैट इज दिस $900,000, और जो बैंक उसको उधार देगा, जो बोरिंग रेट है वो देगा एट 10%। लेकिन वो क्या करता है कि ही आस्क फॉर ए लोन फ्रॉम नॉर्मन एट 7% रेट। नॉर्मन से वो उधार लोन लेता है जो कि 7% पे, और जो नॉर्मन आया कि इस ऑप्शन को उठाए क्या ना उठाए ये आपने फाइंड आउट करना। तो अगेन वही क्राइटेरिया, स्टेप 1 कैलकुलेट द पे ऑफ आफ्टर 1 ईयर। हमारे पास एक्चुअल जो अमाउंट थी 0.9 मिलियन थी, हमने जब उसका 7% लिया विद पर्सपेक्टिव ऑफ नॉर्मन, क्योंकि एक नॉर्मन का इन्वेस्टमेंट प्लान है, और ये वो अमाउंट है जो कि एक लेंडिंग अपॉर्चुनिटी है नॉर्मन की, और जब उसने लेंड किया है 7%, जो जब उसको ऐड करेंगे जो रिजल्टेड अमाउंट है टोटल दैट बिकम्स 0.96 मिलियन आफ्टर 1 ईयर टाइम। अब हमें पता है कि जी सेकंड स्टेप इज बेसिकली कैलकुलेटिंग द डिस्काउंटेड वैल्यू, और जो आपने पे ऑफ लिया था उसको डिस्काउंट करेंगे, जो एक डिस्काउंटेड अमाउंट या परसेंटेज होगा, और वो आपके पास एक डिस्काउंटेड अमाउंट के तौर पे आ जाएगा। और उसके अंदर हमने देखा कि एक्चुअल जो आपके पास अमाउंट थी वो 0.96 मिलियन जो उसके पास आई नॉर्मन के पास, एक अज्यूम करते हैं 1 साल के बाद, और ये वो 10% है जो कि एक बैंक का रेट है। और कंसीडर करें अगर नॉर्मन बैंक में यही अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराएगा, या अगर कराता तो उसको एक्चुअली जो परसेंटेज मिलनी थी दैट इज एग्जैक्टली दी 10% ऑन वट एवर अमाउंट, लेट्स से इधर 0.9 मिलियन थी। सो ये 10% उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जब हमने उसको डिस्काउंट किया तो हमें पता चला जो अमाउंट हमारे पास आई दैट इज बेसिकली थी $88 मिलियन, 0.88 मिलियन। अब इसका जब एनपीवी हम फाइंड करेंगे, जो हमें पता है कि पीवी माइनस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता चला कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू को माइनस किया
एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में, तो आपके पास जो एंड रिजल्ट आया वो नेगेटिव था। एंड व्हाट इट सेज बेसिकली, दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ 0.02 million less than it costs, and it is not worth undertaking, and the B investment has brought decline to the net value. It basically declined the enormous net value. Next alternative की तरफ चलते हैं जो कि C है. It says investment in the stock market, expected rate of return is 12%. और वही जो इसके पास नॉर्मन के पास 2 million कैश इन हैंड था, वो अगर किसी भी एक कैपिटल मार्केट में जिसका स्टॉक का रिटर्न 12% था उस पर इन्वेस्ट करेगा तो एक्चुअल अमाउंट जो उसके पास आएगी 2.2 मिलियन था। और हमने देखा ये जो अमाउंट है इसकी अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2 मिलियन इंटू 1 + 12% रेट के साथ थी, जो कि आप फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, विच इज बेसिकली दिस। Here the present value is 2 million and the rate given is 12%. So after finding it, applying this formula, you get the result of 2.24 million. अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू। तो जब हमने इसका डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट की जो कि उसका पे ऑफ बन चुका था, so that is basically your actual discounted amount, discounted value। जब हम उसको डिस्काउंट करते हैं इसी 12% पे तो आपके पास एंड रिजल्ट 2 मिलियन आता है। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसी कैपिटल मार्केट में जब वो उसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है, जब उसके पास एक ऑप्शन थी, एक अल्टरनेटिव था विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, तो उसके पास वही डिस्काउंट रेट है जो कि वो यील्ड रेट है स्टॉक का 12%। सो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, जो इसका डिस्काउंटेड रेट है, इज एक्चुअली द यील्ड ऑफ दैट सिक्योरिटी इन द कैपिटल मार्केट। तो उसके बाद जो इसका रिजल्टेड अमाउंट है दैट इज 2 मिलियन। स्टेप 3 में हम जब इसका एनपीवी फाइंड करेंगे तो अगेन दैट गिव यू द जीरो अमाउंट एंड द इन्वेस्टमेंट हैजंट कंट्रीब्यूट टू द नेट वैल्यू, और आप ये भी कह सकते हैं नॉर ए डिक्लाइन टू द एक्चुअल वर्थ। अल्टरनेटिव डी के अंदर जब हम देखते हैं द इन्वेस्टमेंट इन द लोकल रियल एस्टेट विच नॉर्मन जजेस इज अबाउट एज रिस्की एज द स्टॉक मार्केट। द अपॉर्चुनिटी एट हैंड वुड कॉस्ट $1 million and is forecasted to be worth 1.1 million after 1 year। इधर आपको जो स्टैट्स गिवन है उसके मुताबिक अगर नॉर्मन एक लोकल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करता है, एक प्रॉपर्टी कोई भी परचेज करता है, तो नॉर्मल जजेस अबाउट एज रिस्की एज द स्टॉक मार्केट, और उसने यही कहा जो भी रियल एस्टेट है उसका जो रिस्क फैक्टर है वो स्टॉक मार्केट के इक्वल है। तो अपॉर्चुनिटी हैंड वुड कॉस्ट 1 मिलियन, जो इस इन्वेस्टमेंट की है अगर वो करता है तो दैट इज बेसिकली द सी नॉट विच इज 1 मिलियन, और जो उसको पे ऑफ मिलेगा आफ्टर 1 ईयर विच इज बेसिकली द C1 इज $1.1 मिलियन। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो उन्होंने ऑलरेडी जो कैलकुलेटेड अमाउंट गिवन है दैट इज बेसिकली $1.1 मिलियन, जो कि 1 साल के बाद मिलेगी, जो एक एस्टिमेटेड फिगर है। तो जब हम इसको डिस्काउंट करेंगे जो आपके पास एक्चुअल पे ऑफ आया जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, तो हमें ये पता चला कि इस अमाउंट को जो डिस्काउंट रेट गिवन था वो 12% था, और यही जो 12% है कैपिटल मार्केट का स्टॉक है, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि जो रियल एस्टेट मार्केट है उसका सेम
रिस्क फैक्टर है कंपेयर टू द कैपिटल स्टॉक मार्केट। तो जब हम उसी स्टॉक से जो इसका 12% है जो अल्टरनेटिव सी में हमने देखा, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट अमाउंट आपके पास आई वो $0.98 मिलियन थी। और अब हम जब इसका फाइंड करेंगे एनपीवी वैल्यू तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब हमने इसको फाइंड आउट किया विद द सेम एनपीवी फार्मूला, तो आपके पास एक्चुअल जो अमाउंट थी वो नेगेटिव के अंदर आई और हमें ये पता चला कि ये जो $0.02 मिलियन है, एक्चुअली दिस इन्वेस्टमेंट इज वर्थ negative comparing the cost, and this is not worth undertaking, which says the de-investment has brought decline to the actual net value। तो पता ये चला कि जो नॉर्मन है उसके पास जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स थे उसको जब हम समराइज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आइडिया होगा, वी कैन इजीली बेटरली आंसर द क्वेरीज क्वेश्चंस। तो जो रिजल्ट्स फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव्स थे वो ए बी सी डी के, उसका जो रिजल्ट थे वो थे कि जी ए इन्वेस्टमेंट हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द नेट वैल्यू नॉर ए डिक्लाइन, क्योंकि हमें पता था इस इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट था दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0, which is actually the calculation after the NPV। और जब B investment has brought decline, that says a negative figure to the NPV, and the C investment has contributed to the net value nor a decline, which says that gives the NPV value of $0। and similar जो डी इन्वेस्टमेंट थी अगर वो डिक्लाइन लेकर आई है नेट वैल्यू के अंदर, तो हमने अभी देखा कि दैट अगेन गिव्स यू दी नेगेटिव वैल्यू जो कि आपकी एनपीवी की थी। तो डिसीजंस के अंदर हम देखते हैं नॉदर शुड इन्वेस्ट इन आइदर द रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो एक आपका ऑप्शन 1A था, एंड द रिस्क स्टॉक मार्केट depending upon the tolerance of the risk. This is actually your C investment, and it says कि जो C investment थी that is much more riskier as compared to risk free government securities। So नॉर्मन को आप क्या सजेशन देंगे कि with the risk tolerance behavior, if we believe every single investor is risk averse, the normal should be careful by investing his part of the investment in the option C, जो कि एक स्टॉक की थी जो एक रिस्कियर स्टॉक है, comparing to the option A which is basically the risk free government security। So हमें पता ये चला कि जो NPV रूल है that endorses if the resultant amount generated from the NPV is positive, you should go ahead with the investment plan. If that gives you the negative amount, then it shows your alternative option is much more better as compared to your actual investment. So this is a very much clear now on the basis of the case we just discussed. Now start with the next topic, which is investment versus the consumption. And what is this? Let's find out. Some people prefer to consume now and some prefer to invest now and consume later. What it says कि corporate world के अंदर, इस investment world के अंदर, on a general perspective, obviously the people they have different objectives and the investment plan. And in order to achieve their objectives, they have a different scenarios. In which, in one of them, हम ये कहते हैं कि एक ऐसा प्लान जिसके अंदर कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि जी कंज्यूम अभी कर लें, और कुछ कहते हैं कि इन्वेस्ट कर लें और जो कंजम्पशन इसकी करनी है, जो भी आपकी अमाउंट आएगी, वेट फॉर इट and then we going to consume it when we get that amount.
तो ये जो चॉइसेस हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब उसके अंदर डिफरेंट बिहेवियर के, डिफरेंट एस्पेक्ट के लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पीछे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. बोरिंग एंड लेंडिंग अलाउज अस टू रिकंसाइल दिस opposing desires which may exist within the firm's shareholders. और इसी बोरिंग एंड लैंडिंग के सिचुएशन में जब हम फर्म्स की बात करते हैं तो उसके अंदर इन दो डिफरेंट कैटेगरीज के, जिनकी डिफरेंट ऑपोजिट ख्वाहिशात हैं, विशेज़ हैं, एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज़ ए बिगर चैलेंज टू द फर्म और द कॉर्पोरेट, जिसके अंदर एक मैनेजर वर्कआउट कर रहा है, काम कर रहा है. कुड ए पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट फॉर मिस एक्स बी ए नेगेटिव एनपीवी प्रोपोजिशन फॉर मिस्टर वाई. इसमें यह बताया गया कि जो पॉजिटिव एनपीवी रिजल्टेड अमाउंट है, जो भी प्रोपोजिशन है, जो भी एक एक्चुअल कैलकुलेशन होगी आया कि वो नेगेटिव प्रोपोजिशन बन सकती है फॉर ए डिफरेंट इंडिविजुअल, जो कि यहाँ पे मिस्टर वाई है. कुड दे फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एग्री ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म. तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जी आया के जो एक मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है फर्म का, जो एक शेयर होल्डर डिजायर है कि जी वाई नॉट, दे नीड दे वेल टू गेट मैक्सिमाइज. तो सेम पेज पे आने के लिए इस मिस एक्स और मिस्टर वाई के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. तो इसी चीज़ को, इसी बिहेवियर को जो इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन का है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे स्टडी करेंगे. दिस कुड बी आंसर. वेल फंक्शन कैपिटल मार्केट्स allows investors with different time patterns of income and desired consumptions to agree on whether investment project should be undertaken or not. और उसमें हमें ये बताया गया कि ये जो आपकी कैपिटल मार्केट है, जो कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट है, ये आपको डिफरेंट ऑप्शन दे देती है जो कि एड्रेस कर रही हैं डिज़ायर के उस आदमी, उस इंडिविजुअल के आया कि वो कंज्यूमर भी करना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट के फ़ौरन बाद, या फिर उस बंदे के जो कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंजम्पशन जब करेगा तो उसको आगे आने वाले वक्तों के अंदर करेगा. तो ये जो डिफरेंट डिज़ायर्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, इसको अचीव करने के लिए जो कैपिटल मार्केट है, ये इन्वेस्टर्स को हेल्प आउट करती हैं. एंड नाउ लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल which is about the ant versus grasshopper. Obviously you can idealize it, you can alternatively say a case between Miss X and Mr. Y. Let's assume the case is about ant and grasshopper, and what is ant, which is A, who wishes to save for the future, जो कि अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान के अंदर जो उसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का, वो यही डिज़ायर कर रही है कि मैं इन्वेस्टमेंट के बाद जो इसकी कंजम्पशन है वो फ्यूचर के अंदर करूं. एंड जी इज ए ग्रास हॉपर हु वुड प्रेफर टू स्पेंड ऑल हिज वेल्थ. और जो जी ग्रास हॉपर है वो इस बात को प्रेफर कर रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट के फौरन बाद इसको स्पेंड भी कर दूं. कि दैट जी इज बेसिकली नॉट convinced to wait after the investment in the future to consume it. They want to consume it right now. Suppose both of them can earn a rate of about 14% on every $100 invested and the interest rate is 7%. इधर हमें क्राइटेरिया जो गिवन है, जो बताया गया कि 14% is the rate, which is R is equal to 14%, और जो इन्वेस्टमेंट होगी which is basically the $100. जबकि जो हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है कैपिटल मार्केट के अंदर it is 7%, और यही जो 7% है बेसिकली ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है,
जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है इनको कैसे लेकर चलते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, एक स्टेटमेंट है, इसको गो थ्रू करते हैं। द ग्रास हॉपर जी वांट्स टू कंज्यूम नाउ एंड द एंट वांट्स टू वेट बट ईच इज हैप्पी टू इन्वेस्ट। ए प्रेफर्स टू इन्वेस्ट 14%, moving up the red arrow rather than at the 7% interest rate. G invests and then borrows at 7%, thereby transforming $100 into 106 $100.54 of immediate consumption. Because of the investment, G has $114 next year to pay off the loan, and the investment's NPV is 106.45 minus 100. You got the NPV of पॉजिटिव। तो इसको मजीद एलेबरेट कर लेते हैं। द ग्रासहॉपर वांट्स टू कंज्यूम नाउ, द एंट वांट्स टू वेट बट ईच इज हैप्पी टू इन्वेस्ट। ए प्रेफर्स टू इन्वेस्ट 14%, मूविंग अप द रेड एरो, जो कि हम आगे वाली स्लाइड के अंदर फिगर के अंदर देखेंगे, rather than at 7% interest rate. And G invest and then borrow at 7%, thereby transforming $100 into $106.54 of immediate consumption. Because of the investment, G has a $14 next year to pay off the loan, and the investment NPV is 106.54 minus $100 is equal to $6.54. तो इसको देखते हैं, फिगर जो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर कि अगर ए इन्वेस्ट की अपॉर्चुनिटी लेता है और वो कहता है कि जी $100 जो है अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि एंट है, और कंज्यूम उसको सम फ्यूचर पीरियड के अंदर करेगा, लेट्स से आफ्टर ए ईयर, तो उसके बाद जो टोटल रिजल्टेड अमाउंट है दैट बिकम्स $114। जबकि जो जी है वो इन्वेस्टमेंट अभी करके, क्योंकि दोनों विलिंग है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है अभी, और दोनों को पता है कि जो $100 इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर 14% इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। तो जी की प्रेफरेंस के $100 इन्वेस्टमेंट करके वो वेट ना करे, क्योंकि उसकी ऑब्जेक्टिव के अंदर ये है कि उसको इन्वेस्ट करके उसने फॉर्म कंज्यूम करना है, एंड दैट रीजन उसको एक बारोड अमाउंट जो 7% है, सेम अमाउंट का जो है वो मिल रही है, एंड ही कैन इजीली फाइंड आउट द एक्चुअल वर्थ और वट एवर द फ्यूचर वैल्यू, जो कि $114 थे, उसको जब वो डिस्काउंट करेगा 7% पे, देन इट गेट्स द $106.54 इन टर्म्स ऑफ ए बोरोड अमाउंट। क्योंकि यही जो बोरोड अमाउंट है, एक साल के बाद उसने $114 बैंक को पे करना है या किसी और से जिससे उधार लिए होंगे। तो दैट इज बिकम द पॉजिटिव फिगर फॉर द जी, जो कि ग्रासहॉपर था, जिसने भी इन्वेस्ट करके कंज्यूम करना है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। इधर जो $100 है दैट इज बेसिकली द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और जो C1 है, जो रिजल्टेड अमाउंट है, दैट इज बेसिकली $114। जब हम इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, जब इसकी इन्वेस्टमेंट रिजल्टेड देखते हैं इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता चलता है कि दैट इज इक्वल टू $114 माइनस $100। जब डिवाइड करेंगे 100 पे डॉलर से, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद यू गेट द अमाउंट इन परसेंटेज विच इज 14%। और जो एनपीवी है इन्वेस्टमेंट की, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ द ये है, जो रिटर्न था, क्योंकि शी वांट्स टू वेट आफ्टर इन्वेस्टमेंट टू कंज्यूम इट इन द फ्यूचर टाइम पीरियड। तो आफ्टर ए 1 year टाइम she is getting the 14% on this investment, which is actually the amount $114 minus $100, जो कि आपके पास $14 अमाउंट है। So she basically can easily relate it कि ये जो आपकी अमाउंट है $14 एक्स्ट्रा जो एक साल के बाद मिलेगी,
कंजम्पशन के लिए, अगर उसे इन्वेस्टमेंट से निकाल दिया जाए। लेकिन फॉर द जी वी नीड टू कैलकुलेट द एनपीवी, जो कि क्राइटेरिया हमें बताता है कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट कि जो फ्यूचर आपकी प्रॉमिस अमाउंट है उसकी एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, और उसको जब हम कैलकुलेट एनपीवी के रूल से करेंगे तो यू कैन इजीली फिगर आउट क्या आया कि अगर वो पॉजिटिव हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नेगेटिव हुआ तो उसको रिजेक्ट कर लेंगे। तो ये फार्मूला गिवन है जो कि C1 के बारे में बता रहा है, और हमें पता है जो C1 उसको मिलना है G को, दैट इज 114। जब हम इसको डिस्काउंट करेंगे, जो डिस्काउंटेड रेट है वो हमें पता है 1 + 7% इन टाइम 1, तो यू गेट द एक्चुअल अमाउंट 106.54 जो कि हमने प्रीवियस उसमें देखा। सो दैट इज बेसिकली व्हाट जी कैन डू, यू कैन बोरो दैट अमाउंट, और बोरो अमाउंट के बाद उसके पास एक्चुअल जो पे ऑफ होगा इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि $106.54 minus $100, so that gives you 6.54 in positive amount। और हमें पता कि जो एक फ्यूचरिस्टिक अमाउंट थी $114, वो जब उसके पास साल के बाद आएगी तो वो अपने जो भी बोरोड अमाउंट थी, जो भी बैंक से लिया या किसी और से पैसे उधार लिए थे, तो उसको वो पे ऑफ कर देगा। सो इस पैटर्न के अंदर हमने देखा कि एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि इस बात को बिलीव कर रही है कि उसने इन्वेस्टमेंट आज करनी है, और जो भी एक फ्यूचरिस्टिक पीरियड होगा, जो भी कैश फ्लो मिलना है उसमें वो कंजम्पशन करेगी, जबकि जी ये डिज़ायर उसकी ये विश कर रहा है कि उसने इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे करनी है और कंजम्पशन भी आज। तो उसके लिए जो बेटर ऑप्शन है कि जो भी उसकी फ्यूचरिस्टिक अमाउंट है, जो भी एक उसकी प्रॉमिस पे ऑफ है, अगर उसको डिस्काउंट करेगा, जो भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन थी, अगर वो डिस्काउंट करेगा और डिस्काउंट करके जो अमाउंट है जो कि $106.54 आती है अमाउंट, तो उसको वो बारो कर सकता है किसी बैंक से, किसी भी बंदे से एट 7%, ताकि वो एग्जैक्टली एक साल के बाद $114 बने। और जब उसके पास वो कैश फ्लो आएगी एक फ्यूचर पीरियड के अंदर, इन्वेस्टमेंट जो $100 उसने किए होंगे, तो उसको वो पैसे देकर अपनी एप्लीकेशन से उधार भरा हो सकता है। तो पता ये चला कि आपके पास जो कैपिटल मार्केट है, अगर वो वायबल होगी, अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट है जो कि तमाम इन्वेस्टर्स की डिज़ायर्स को एड्रेस कर सकती है, अगर वो ट्रांसपेरेंट होगी, तो यू कैन ईजिली एड्रेस एवरी शेयर होल्डर्स इन द कॉर्पोरेशन, जो भी उनके डिज़ायर और विशेज़ होंगे। और इस सिचुएशन में हमने देखा कि आपके गेम प्लान के अंदर एक अगर शेयर होल्डर कह रहा है कि मैंने इन्वेस्ट करना है एंड आई गॉट टू hold it for certain period and consume it in the future period, तो उसकी कंजम्पशन जो है उस मामले में जब उसका रिटर्न निकलेगा वो भी सही है। अगर कोई बंदा या शेयर होल्डर अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और कंजम्पशन भी अभी करना चाह रहा है, तो ही कैन इजीली डू इट बाय सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला। Explanation to that is, in our example, the ant and the grasshopper placed an identical value on same project and were happy to share in its construction. They agreed because they face identical borrowing and lending opportunities. और ये वो identical lending and borrowing opportunity है जो कि financial capital market में है। Whenever firms discount cash flows at capital market rates, they are implicitly assuming that their shareholders have free and equal access to competitive capital market। और ये वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की कि उसी कैपिटल मार्केट के अंदर जब भी फर्म कोई भी फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करेगी, तो ये अज्यूम कर रही है कि ये जो डिस्काउंट फैक्टर है जो कि कैपिटल मार्केट के अंदर जो किसी भी स्टॉक का, किसी भी इन्वेस्टेड स्टॉक का, ट्रेडेड स्टॉक का, जिसका इक्वल अमाउंट का
रिस्क फैक्टर होगा कंपेयर टू योर इन्वेस्टमेंट, वही डिस्काउंट फैक्टर बनेगा जब वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने जा रही है। क्योंकि ये जो कैपिटल है जो फर्म का है, जो किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए जा रही है, वो बेसिकली शेयर होल्डर्स का पैसा है, वो बेसिकली कैपिटल है उन शेयर होल्डर का, उनकी वेल्थ है कि अगर वो उस प्रोजेक्ट में ना करें तो वो कैपिटल मार्केट उनके पास एक ऐसा वेन्यू है, एक ट्रेडिंग फ्लोर है जहाँ पे वो जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो हमने जो एनपीवी और थ्योरी ऑफ वैल्यू का जब कंसिडर किया तो यही पता चला कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, और यही चीज यहां पे डिस्कस की गई। डिस्पाइट देयर डिफरेंट टेस्ट, both A and G are better off by investing in the project and then using the capital markets to achieve the desired balance between consumption today and consumption at the end of the year। और हमें ये फिर पता चला कि ये जो इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड से जो A आया और कंजम्पशन एटीट्यूड से जो G इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ आया, दोनों ने उसी प्रोजेक्ट के अंदर किए, उनका सेम प्रोजेक्ट था, लेकिन ये जो कैपिटल मार्केट है उन दोनों की डिजायर्स है, विशेज है, उसको एड्रेस कर रही है। वो अपॉर्चुनिटीज दे देती है आपको कि कोई भी लेफ्ट अलोन ना रहे, कोई भी इसके बगैर ना रहे और अपने अपने डिजायर्स और विशेज को पूरा कर सके। और इसी जुमरे के अंदर हमने देखा जो भी एक कंजम्पशन प्लान लेकर जी इन्वेस्टर था लेकर आया था और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, और ए का जो भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान था, दोनों को ख्वाहिशात पूरी हुई। If A and G were shareholders in the same enterprise, there would be no simple way for the manager to reconcile their different objectives। और इसी सूरत के अंदर वो यही भी बताता है कि जी उसी फर्म के अंदर जो मैनेजर वर्कआउट कर रहा है, जिसने कैपिटल जो है शेयर होल्डर्स का वो मैनेज करना है by employing it in a different projects, तो इन दोनों का जस्ट इमेजिन अगर शेयर होल्डर इसी एटीट्यूड से आए कि एक का कंजम्पशन प्लान है और एक का इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक अपना पैसा इन्वेस्ट करके कंजम्पशन किसी फ्यूचरिस्टिक पीरियड के अंदर करना चाह रहा है और एक जो है इमीडिएट कंजम्पशन प्लान के साथ आया, तो उसको रिकंसाइल करना मैनेजर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। इट्स नॉट ए सिंपल टास्क। और यही वो बात डिस्कस की गई कि जो मैनेजर जो है ही नीड्स टू फाइंड आउट द वे इन ऑर्डर टू एड्रेस बोथ ऑफ द desires and the wishes of the shareholders, and that gives you the summary जो हमने डिस्कशन की, जिसमें हमने डिस्कस किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल which says rate of an alternative investment opportunity having a similar risk, जिसमें हमने ये कंसिडर किया, ये देखा कि जब आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं और रियलिस्टिकली जब किसी भी कॉर्पोरेशंस के अंदर मैनेजर्स के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, तो अगर वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्लान को प्रेफरेंस देगा ओवर अदर अल्टरनेटिव्स, तो यही नीड टू कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहीं और से नहीं मिलेगी, वो आपको उन्हीं प्रोजेक्ट से मिलेगी जो आपने छोड़ दी है, जिसको आपने रिजेक्ट कर दी है ओवर ए अदर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमने देखा कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का है वही डिस्काउंट फैक्टर या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके प्रोजेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट प्लान का बन जाता है। देन वी डिस्कस द इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन प्रोसेसेस। हमने ये देखा कि एक फर्म के अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के डिफरेंट डिजायर्स शेयर होल्डर्स के होते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर ये चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी अभी करे और कंजम्पशन भी अभी करे, तो उसको कैसे डील करना है और क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर कोई शेयर होल्डर जो कि होल्डिंग पीरियड एक सर्टन इन्वेस्टमेंट होल्ड करना चाह रहा है, तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। सो इन दैट मैनर हमने ये देखा कि कैपिटल मार्केट आपको ये फैसिलिटेट करती हैं कि बोथ ऑफ देयर विशेस एंड डिजायर कैन बी एड्रेस्ड
in a proper manner. Thank you.